वाक्य विचार। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्या रहती है इसकी परिभाषा। वह शब्द समूह जिसे पूरी बात समझ में आ जाए, वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब विचार को पूरी तरीके से प्रकट करे और एक क्रिया कम से कम होनी चाहिए उसमें, एक क्रिया से युक्त पद, ये हमारा क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। आप देखिए, हमने शब्दों का एक संग्रह तो कर लिया, एक समूह तो बना लिया, शब्दों को व्यवस्थित तो कर लिया हमने, लेकिन उनको जो क्रम है उनका वो व्यवस्थित सही तरीके से नहीं हो पाया। जैसा रूल होता है, मान लीजिए मेरे पास शब्द हैं कमल, जाता है, बाजार, सब्जी, लाता। अगर मैं ऐसे उल्टा सीधा इसको भर दूं तो क्या हो जाएगा, कमल, जाता, लाता, सब्जी है, बाजार। कोई बात हुई? अगर बात यहाँ पे अगर सही मीनिंग ना निकले, उसका सही अर्थ ना निकले, तो वो वाक्य कहाँ रहा है? कमल बाजार जाता है और सब्जी लाता है, यही तो सेंटेंस बनेगा, हमारा वाक्य बनेगा। तो ये चीज़ है, विचार हमारा जो है वो पूरी तरीके से प्रकट होना चाहिए, तभी हमारा वो वाक्य बनेगा। ठीक है, देखिए एक दूसरे शब्दों में उन्होंने दे रखा है यहाँ पे सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। सार्थक शब्दों का शब्द हमने पीछे पढ़ चुके हैं, सार्थक और निरर्थक होते हैं ना। ठीक है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है, मतलब व्यवस्थित समूह होना चाहिए। और सार्थक शब्दों का, निरर्थक शब्दों से आप वाक्य नहीं बना सकते। चलिए अगली बात आ जाती है, ये तो समझ में आ गया हमारे वाक्य क्या होता है। सीधे सीधे शब्दों में शब्दों के सार्थक समूह को, सार्थक शब्दों के समूह को, या सार्थक शब्दों के सार्थक समूह को या व्यवस्थित समूह को वाक्य कहा जाता है। ठीक है, अब वाक्य के भाग देख लीजिए। वाक्य के मेनली दो भाग होते हैं। ठीक है, इसको हम भेद लिखते हैं यहाँ पे। वाक्य के दो भेद होते हैं। तो कितने भाग होते हैं? दो, जिसको हम भाग या भेद एक ही बात होती है। सबसे पहला होता है उद्देश्य, जिसको हम इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट। और दूसरा क्या होता है? विधेय, इसको क्या पढ़ते हैं? प्रेडिकेट। ठीक है, अब पहले सब्जेक्ट समझ लेते हैं क्या होता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब सेंटेंस में हमारे जो वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए वो हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट या फिर उद्देश्य कहते हैं इसको हिंदी में। सरल शब्दों में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है, इस वाक्य में पूनम और सचिन के बारे में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता का विस्तार आता है, जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, इस वाक्य में कर्ता का विस्तार परिश्रम करने वाला है। समझ गए? विस्तार जो होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम इजीली लेके चल रहे हैं। अब दूसरी बात आ जाती है हमारी इसमें, सब्जेक्ट जो होता है उद्देश्य, उसके भाग। तो इसके भी दो भाग होते हैं, कर्ता, और दूसरा होता है कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द, मतलब जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो वर्ड हैं। चलिए देख लेते हैं सब। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा विधेय, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के बारे में आपने इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, हिंदी में पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। उद्देश्य के विषय में, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। ठीक है, जैसे पूनम किताब पढ़ती है, अभी हमने पिछले ये लिया था, इस वाक्य में काम करने वाला कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? पूनम के बारे में। पूनम तो यहाँ पे हमारी उद्देश्य हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी, लेकिन जो बात बताई जा रही है पूनम के बारे में, किताब पढ़ती है, तो ये किताब पढ़ना जो हो गया ये हमारा यहाँ पे विधेय कहलाएगा, प्रेडिकेट। ओके, इस वाक्य में किताब पढ़ती विधेय, क्योंकि पूनम के विषय में कहा गया है, पूनम के बारे में ही तो कहा गया है। दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद, दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता मतलब उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है विधेय कहलाता है। समझे? कहने का मतलब ये, जो वाक्य है उसमें हमने सब्जेक्ट निकाल लिया, उद्देश्य, उसके बाद जो भी पूरी लाइन हमारी बचती है, जो भी वाक्य का जितना भी भाग बचता है वो हमारा विधेय कहलाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई।
अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और आ जाती हैं। अभी हमने उद्देश्य का विस्तार से देखा था शॉर्ट में, अब इसमें भी समझ लीजिए। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। तो इस वाक्य में विधेय गई का विस्तार अभी अभी के साथ हुआ है, एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई है, ठीक है। तो इसमें जो गई है, गई शब्द का विस्तार किससे हुआ? अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। तो यहाँ से गई, लेकिन कैसे गई? अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर। कितना लंबा हो गया ये, तो इसको हम विस्तार कहते हैं, ठीक है। समझ गए इस बात को? विशेष बात देख लीजिए, इसमें क्या रहती है, आज्ञा सूचक वाक्यों में विधेय तो होता है किंतु उद्देश्य छिपा होता है। जैसे वहां जाओ, खड़े हो जाओ, इस सेंटेंस में आप खुद देखिए, विधेय तो है इसमें, वहां जाओ, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हिडन होता है, छुपा हुआ होता है उद्देश्य जो हमारा होता है, सब्जेक्ट। देखिए अब ये सेंटेंस बोला जा रहा है वहाँ जाओ, तो किसी ना किसी को तो बोला जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो उद्देश्य होता है वो छिपा हुआ होता है, हिडन इसमें सब्जेक्ट होता है। खड़े हो जाओ, किसी को तो संबोधित करके बोला गया है ये। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो उद्देश्य होता है वो छुपा होता है, और जो विधेय होता है वो हमारा शो होता है। इन दोनों वाक्यों में जिसके लिए आज्ञा दी गई है वो उद्देश्य, अर्थात वहाँ ना जाने वाला तुम, और खड़े हो जाओ, तुम्हें आप उद्देश्य दिखाई नहीं दे रहा, पर्यावरण छिपा हुआ। वही कहने का मतलब है इसमें, जैसे मैंने बताया खड़े हो जाओ, तो इसमें किसी को तो कहा गया तुम खड़े हो जाओ या मैं खड़ा हो जाऊं, आई होगी बात कहीं ना कहीं। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। विधेय के भाग पे आ जाइए। आप देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रेडिकेट है। विधेय के 6 भाग होते हैं। सबसे पहला क्रिया, उसके बाद क्रिया के विशेषण, फिर आ जाता है कर्म, कर्म के विशेषण या कर्म से संबंधित शब्द, फिर आ जाता है पूरक, और 6 आ जाता है पूरक के विशेषण। सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक तालिका दे रखी है जिसमें हम देख सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए है, वाक्य दे रखा है इसमें, गाय घास खाती है, ठीक है। तो इसमें उद्देश्य क्या हो गया? गाय। अरे सब ये तालिका दे रखी है यहाँ पर, इसमें देखिए एक तरफ वाक्य लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उद्देश्य और तीसरी तरफ विधेय। 3 कॉलम दे रखे हैं इसमें इस तरह से, ठीक है। तो वाक्य हमारा देखिए, वाक्य लिखा हमारा गाय घास खाती है, तो इसमें उद्देश्य क्या हो जाता है? गाय, और विधेय क्या हो जाएगा? घास खाती है। अगर यहाँ पे वाक्य में हम थोड़ा सा इंक्रीजमेंट कर दें, सफ़ेद गाय हरी घास खाती है, सफ़ेद गाय हरी घास खाती है, तो उद्देश्य क्या हो जाएगा यहाँ पे? सफ़ेद गाय, और विधेय क्या हो जाएगा? हरी घास खाती है, क्योंकि जितना बचता है उद्देश्य के बाद वो सब हमारा क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। चलिए यहाँ पे सफ़ेद क्या है हमारा? सफ़ेद गाय की बात हुई थी, और गाय यहाँ पे क्या है हमारा? उद्देश्य, कर्ता है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सफ़ेद जो है वो कर्ता विशेषण का काम करेगा, ठीक है। गाय यहाँ पे कर्ता का कार्य करेगी। यहाँ पर हरी जो है वो विशेषण कर्म हो जाएगा, और घास क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। यहाँ पे कर्म समझते हैं, हाँ ठीक है। और खाती है यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण। अरे नहीं भाई, जो काम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं ना, तो ये हमारा विधेय में ही आएगा। चलिए अब वो देखिए आगे बढ़ते हैं वाक्य के भेद की तरफ। हाँ, सेंटेंस के टाइप्स। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है साधारण वाक्य या सरल वाक्य, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और थर्ड होता है कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन हम यहाँ हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला होता है हमारा साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य। दूसरा होता है मिश्रित वाक्य, जिसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम। और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य, मतलब कंपाउंड सेंटेंस। चलिए साधारण वाक्यों को देख लेते हैं पहले। साधारण वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? साधारण वाक्य। जैसे
जिन वाक्यों में, दूसरे शब्दों में इन्होंने दे रखा है डेफिनेशन इसकी, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। सिंपल सिंपल से सेंटेंस, ठीक है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, अब यहाँ पे बिजली क्या हो गया, उद्देश्य, चमकती है क्या हो गया, विधेय। पानी बरसा, पानी बरसा, तो यहाँ पे पानी हमारा उद्देश्य हो जाएगा और बरसा विधेय, ठीक है। इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है, अतः ये साधारण या फिर सरल वाक्य हैं, ठीक है। एक कर्ता रहेगा मतलब उद्देश्य रहेगा इसमें, और दूसरा सिंगल ही इसमें हमारा विधेय रहेगा। दूसरा आता है मिश्रित वाक्य, थोड़ा ध्यान से सुनना ये। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, एक प्रधान हो और दूसरा उस पर आश्रित हो, तो हमारा ये कौन सा वाक्य कहलाता है, मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब देखिए दूसरे शब्दों में जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य क्रिया के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। समापिका मतलब समाप्त करने वाली, ठीक है। जैसे वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। अब देखिए इसमें पहला सेंटेंस क्या कर रहा है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। दो सेंटेंस है ना, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, कौन से सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में देख लीजिए पहले इसको, जिन वाक्यों में एक प्रधान मतलब मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तथा आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, ये सारे शब्द जो होते हैं ये बीच में आए हों, ठीक है, मतलब उनसे मिलजुल के बने हों, तब ये हमारे कौन से वाक्य कहलाते हैं, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य, एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर नहीं बनते, मैं जानता हूं तुम्हारे अक्षर नहीं बनते, मैं जानता हूं तुम्हारे अक्षर नहीं बनते। जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। दोनों सेंटेंस को एक ही उसमें जोड़ दिया गया है। तो शब्द से जोड़ा गया कहीं पे, वह से जोड़ा गया कहीं पे, ठीक है। मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है उसे मुख्य उपवाक्य, दूसरे वाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। पहले को मुख्य वाक्य और दूसरे को सहायक वाक्य भी कहते हैं। मतलब पहला वाला जो होता है उसको मेन सेंटेंस और दूसरे वाले को सहायक वाक्य भी कहते हैं। सहायक वाक्य अपने में पूर्ण या सार्थक नहीं होते हैं, मतलब वो डिपेंड रहते हैं फर्स्ट वाले पे। सहायक वाक्य अपने में पूर्ण या सार्थक नहीं होते, पर मुख्य वाक्य के साथ आने पर उनका अर्थ निकलता है। मतलब जब तक वो मेन सेंटेंस के मुख्य वाक्य के साथ नहीं आएंगे उनका अर्थ नहीं निकलेगा। ऊपर जो उदाहरण दिया गया है, जैसे उसमें वह कौन सा मनुष्य है, इसका कोई बन रहा है क्या, ये बताइए मुझे। मुख्य वाक्य है वह कौन सा मनुष्य, देखो सीधी सीधी बात होगी, वह कौन सा मनुष्य है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस पे आ जाइए। और शेष सहायक वाक्य, जो सहायक वाक्य डिपेंड है इस वाक्य पे क्योंकि वह मुख्य वाक्य पर मिश्रित है, ठीक है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने राजा भोज का नाम नहीं सुना हो। अगला आ जाइए संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब दोनों प्रधान हो। अरे ये गांव वाले प्रधान की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। प्रधान का मतलब यहाँ पे मुख्य की बात हो रही है। बात वही है, अगर आप प्रधान को देखें तो वो भी तो आपके गांव का मुखिया होता है। चलिए सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलिए तीसरी डेफिनेशन और दे रखी है, पता नहीं कितनी डेफिनेशन देंगे ये। संयुक्त वाक्य उस समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हो। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। सेंटेंस देखिए,
मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। समझिए बात को। अब सेंटेंस देखिए इसमें, मैं रोटी खाकर लेटा, पेट में दर्द होने लगा, दर्द इतना बढ़ा, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। कितने सेंटेंस इसमें मिक्सअप किए गए हैं, सब इसमें जो अव्यय हैं उनसे लगा के तब इसको मिक्सअप किया गया है। इसलिए हमारे ये कौन से वाक्य कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त बनाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार मैं आया और वो गया, इस वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक शब्द क्या है, और। मैं आया, वो गया। ठीक है, तो इसमें और शब्द जो है वो यहाँ पे इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, मतलब प्रधानी अपनी अपनी अलग अलग रहेगी दोनों की। ठीक है, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता, केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। अब देखिए, ये एक चीज़ के कई कई नाम आए हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, अलग अलग नाम ज़रूर नहीं है, आप सारे नाम याद करें। आप एक बार पढ़ लेंगे खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ओके, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जो हमारे अव्यय हैं उनसे जुड़े हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, इसमें देखिए दो सेंटेंस है हमारे। वह सुबह गया, शाम को लौट आया, इसमें किस शब्द ने जोड़ा है यहाँ पे, और शब्द यहाँ पे जो इसने जोड़ा है। ठीक है, तो समझ गए होंगे जो मैं आप तक जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहा हूँ आपके कानों तक। चलिए, बाकी के वेद ये तो थे हमारे किसके आधार पर, हाँ। अब देखिए अर्थ के आधार पर, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, शॉर्ट में पढ़ेंगे हम लोग। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 8 प्रकार होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक निगेटिव, प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव, आज्ञावाचक इम्परेटिव, संकेतवाचक कंडीशनल, विस्मयादिबोधक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आता है ना, कह रहे हैं कि इसमें फीलिंग निकल के आ जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अगला है विधानवाचक असर्टिव, और लास्ट है आपका इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, इलेटिव सेंटेंस। पहले सरल वाक्यों को देख लेते हैं। वे वाक्य जिनमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है, जैसे कि राम ने बाली को मारा, राधा खाना बना रही है, सुमित गाना गा रहे हैं। तो ये सिंपल सिंपल से सेंटेंस जो होते हैं ये हमारे इसमें आते हैं। निषेधात्मक, निषेध का मतलब समझते हैं, निषेध का मतलब होता है किसी चीज़ को डिनाई करना, मना करना। जिस वाक्य में किसी काम के ना होने या ना करने का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, निगेटिव जिसको कहते हैं। जैसे आज वर्षा नहीं होगी, किसी ज्योतिषी ने लिखा होगा ये सेंटेंस। मैं आज घर जाऊंगा, आज वर्षा नहीं होगी, मैं आज घर जाऊंगा। लेकिन ये मैं आज घर जाऊंगा यहाँ पे ये तो साधारण वाक्य हो गया, अगर अलग है ये तो मैं आज घर नहीं जाऊंगा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो खैर अपने लिए अगर बोल रहे हैं तो ये तो श्योरिटी हो जाती है यहाँ पे। चलिए, तीसरा आ जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये आप पहले से भी पढ़ चुके हैं। प्रश्नवाचक जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, है ना, कोई चीज़ पूछी, जैसे राम ने रावण को क्यों मारा, प्रश्न पूछ लिया यहाँ पे हमने। तुम कहाँ रहते हो, प्रश्न हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं। अगला आ जाता है हमारा आज्ञावाचक वाक्य, मतलब जिसमें किसी को, हाँ, जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे आज्ञा पता चले, प्रार्थना या किसी को कोई उपदेश दिया हो, जैसे वर्षा होने पर फसल होगी, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा, बड़ों का सम्मान करो। समझ रहे हैं बात को। तो इसमें किसी आज्ञा का या किसी प्रार्थना का किसी उपदेश वाली बात आए तो ये हमारा आज्ञावाचक वाक्य हो जाता है। अगला आ जाता है नंबर 5 पे हमारा संकेतवाचक। संकेत समझते हैं आप लोग, इशारा करना। जिन वाक्यों से संकेत का बोध हो, ये शर्त है इसकी, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर किसी न किसी रूप में निर्भर हो। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। अब देखिए यहाँ पे परिश्रम करना और सफल होना ये दो क्रियाएं हैं,
तो यहाँ पे सफल होना किस पर आश्रित है? परिश्रम करना पे। तो यहाँ पे जो पहली क्रिया है परिश्रम करना और दूसरा है सफल होना, तो सफल होना जो परिश्रम पे हमारी निर्भर है। यहाँ पे पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। कब अच्छा होता? अगर अभी आते तो। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, समझ रहे हैं? बारिश होगी तभी तो फसल होगी। तो ये फसल होना जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्षा पर हाँ कर रहा है। अगला देख लीजिए, अगला है विस्मयादि बोधक। ये तो आप जानते हैं, जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव क्या हो तो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे वाह तुम आ गए, हाय वो मर गया। हाँ, इस तरह के सेंटेंस जिसमें फीलिंग निकल के आए हार्ट की, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा, समझ गए इस चीज़ को, जिसमें फिर और इसको एक एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है वो उस शब्द के बाद, जो शब्द हमारा फीलिंग शो कर रहा है उसके बाद हम ज़रूर लगाते हैं। विधानवाचक वाक्य में आ जाइए, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, क्रिया के करने की या होने की सूचना मिले, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है, ठीक है। तो समझ गए मेरी बात को, जिसमें क्रिया के करने की या होने की सिर्फ सूचना मिले। हाँ, अगला देख लेते हैं। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य मतलब जैसे कि हमारी इच्छा है भाई किसी भी चीज़ की, हमारी इच्छा है आज मुझे 500 करोड़ की लॉटरी लग जाए, तो मैं कहूँ जैसे, या फिर मैं आपको कुछ कहूँ कि जाओ बच्चा तुम्हारा कल्याण हो, तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं इच्छा के ऊपर डिपेंड करें जो भी, वो हमारे सारे किस में आते हैं? इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो इच्छा वाले हैं ना ये, इसमें हमारे इच्छा, आशीष और शुभकामना आदि का ज्ञान होता है, ठीक है। चलिए